आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में केस अर्थात कारक के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं केस को पढ़ना शुरू जी। चलो आ जाओ भाई, केस अर्थात कारक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा। द केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। अर्थात कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है ना। तो क्या करता है, वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे, है ना। तो इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर मेनली 3 डिस्टिंक्शंस ऑफ द केस। अर्थात इंग्लिश ग्रामर में कारक के मुख्यतः 3 भेद है। तो तीनों भेदों के बारे में जानना प्रारंभ करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कौन कौन से भेद हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है क्लास 1 से 10 तक, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक का PDF लिंक को टच करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कारक के भेद में। तो पहला भेद हो जाएगा नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक। सेकंड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक। एंड थर्ड हो जाएगा पॉसेसिव केस अर्थात संबंध कारक। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज प्लेस्ड इन द नॉमिनेटिव केस। अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, किसके रूप में, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है, तब वह नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। तो नाउन या प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम कौन से केस में रहेगा, कौन से कारक में रहेगा, नॉमिनेटिव अर्थात कर्ता कारक में होता है ना। तो देखो इसको पहचानने का तरीका है, जब हम क्रिया में हु अर्थात कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, है ना, तो क्या लगाकर, हु लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ता कारक होता है। क्या होगा, कर्ता कारक होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहला सेंटेंस लेते हैं, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। अब इसमें क्वेश्चन क्या करना है, हु, है ना। तो हु राइट ए लेटर, कौन लिख रहा है पत्र, जो है कौन लिखता है ना। तो देखो इसमें आई, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता अर्थात नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा ये, है ना। तो आई लिखता है किसको, लेटर को, पत्र को। तो नॉमिनेटिव केस हुआ कौन, आई हुआ। एक और सेंटेंस लेते हैं, तन्मय ईट्स ब्रेड। अब इसमें भी क्वेश्चन करना है ना। हु ईट्स, कौन खाता है, डबल रोटी को कौन खाता है। तो देखो इसमें लिखा है तन्मय, नाउन है ये, है ना, और यही क्या है, सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता है। तो तन्मय क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस हुआ। तो ये 2 सेंटेंस लिए, है ना। तो अतः उपर्युक्त वाक्य में आई राइट क्रिया सब्जेक्ट करता है ना। कैसे, आई राइट, और राइट क्या है, क्रिया के, सब्जेक्ट कौन है, आई है ना। तथा तन्मय क्या है, ये करता है, सब्जेक्ट है, कौन सी क्रिया के, इट्स क्रिया के सब्जेक्ट है। फिर से बता रहा हूं, है ना। आई जो सब्जेक्ट है वो राइट क्रिया के है ना। तो राइट क्रिया के सब्जेक्ट कौन है, आई है पहले वाले सेंटेंस में, तथा दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, इट्स क्रिया के
सब्जेक्ट कौन है? तन्मय है, अर्थात नॉमिनेटिव केस है। क्या है? नॉमिनेटिव केस है। तो इस तरह से पहला पॉइंट है। अब जो है केस के सेकंड टाइप्स में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज प्लेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तब वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और क्रिया का फल जिस वस्तु पर पड़े वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना। क्रिया का फल जो वर्ब है उसका फल किस पर पड़ना चाहिए? वस्तु पर पड़े, और जिस वस्तु पर पड़ रहा है वही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, है ना। अब इसको पहचानने का तरीका भी है। जब हम क्रिया में वाट क्या और हुम किसको लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, तो प्रश्न करेंगे, है ना। वाट या हुम ये प्रश्न किए और जो उत्तर प्राप्त होगा वही क्या है? ऑब्जेक्ट है, अर्थात कर्म है, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस लेते हैं, ही रीड्स ए बुक, है ना। तो हमें क्वेश्चन करना है हुम या वाट, तो किसको पढ़ा जा रहा है ना, या क्या पढ़ रहा है ना। वह क्या पढ़ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? बुक को पढ़ रहा है ना। बुक को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो बुक क्या होगा यहाँ पर? कर्म होगा, अर्थात ऑब्जेक्ट होगा। तो यही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। एंड सेकंड देखो, सेकंड सेंटेंस लेते हैं, द बॉय किक्ड द बॉल, है ना। अब इसमें क्रिया क्या हुआ? किक्ड, है ना। किक मारा, किसको? प्रश्न पूछेंगे ना, हुम किसको? बॉल गेंद को। तो यहाँ पर बॉल या गेंद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा, और यही क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। अतः उपर्युक्त वाक्य में बुक तथा बॉल कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस है ना। कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरह से सेकंड टाइप्स हो जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे केस पर, अर्थात पॉजेसिव केस, संबंध कारक। व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन शोज पोजेशन ऑफ और रिलेशन विथ समथिंग, इट इज प्लेस्ड इन द पॉजेसिव केस। अर्थात नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध हो, है ना। पोजेशन अर्थात अधिकार, एंड रिलेशन संबंध का बोध हो, उसे पॉजेसिव केस कहते हैं, है ना। तो पहचानेंगे कैसे? किसी नाउन के साथ किसका अर्थात हुज लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह पॉजेसिव केस है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, राम्स कार इज न्यू, है ना। राम का जो कार है वो कैसा है? नहीं है, नया है ना। अब देखो राम्स, अब इसमें लगा है एपोस्ट्रॉफी, RAM राम, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा है अल्प विराम जैसा, कमा जैसा, उसके बाद एस लिखा है, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी अर्थात लोप चिन्ह। और एपोस्ट्रॉफी कब लगता है? जब कोई वर्ड को शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे कि कैन नॉट, है ना। तो कैन नॉट को कांट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एपोस्ट्रॉफी का मतलब काके की, है ना। और इस्तेमाल किया जाता है लिविंग थिंग्स में, अर्थात जीवित चीज़ों के लिए, तो या लोगों के लिए। तो राम जो है जीवित है, तो इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगाया गया है। तो यहाँ पर राम्स, तो राम्स क्या होगा? संबंध कारक होगा, अर्थात पॉजेसिव केस में है। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, रेखा इज माई सिस्टर, रेखा मेरी बहन है। अब देखो बोल देते हैं हम रेखा इज सिस्टर, रेखा बहन है, लेकिन किसका है पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर संबंध जोड़ने के लिए
माई वर्ड लिए तो यहाँ पर माई क्या है, पॉजेसिव केस है, दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है ना। क्या स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध हो, है ना, तो नाउन का अर्थात रेखा का संबंध स्थापित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो माई क्या हो गया, हमारा पॉजेसिव केस होगा, है ना। अर्थात उपर्युक्त वाक्य में राम्स तथा माई से संबंध या अधिकार का भाव व्यक्त हो रहा है, अतः इसे ही हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव केस में होना कहा जाएगा, तो इसे ही कहेंगे। तो इस तरह से है। तो इस तरह हमारा जो परिचय है अब तक 3 प्रमुख केस से हो चुका है। तो इस वीडियो लेसन में हमने 3 प्रमुख केस के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पहला देखो नॉमिनेटिव केस, अर्थात अब देखो वाक्य में क्रिया का कर्ता नॉमिनेटिव केस में होता है, ध्यान रखना है ना। वाक्य में क्रिया का कर्ता किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होता है, ये हम लोग नॉमिनेटिव केस में जाने। सेकंड ऑब्जेक्टिव केस जाने, वाक्य में क्रिया का कर्म, किसका कर्म, क्रिया का कर्म ऑब्जेक्टिव केस में होता है। वाक्य में क्रिया का कर्म ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये जाने। थर्ड क्या जाने, पॉजेसिव केस, जो शब्द किसी वस्तु पर किसी का अधिकार या संबंध बताते हैं, है ना, जो किसी वस्तु पर किसी का अधिकार या संबंध बताते हैं, पॉजेसिव केस में कहे जाते हैं। तो इस तरह से जानकारी प्राप्त की है हम लोगों ने। तो और कुछ है आपके लिए, तो नीचे की तालिका में विभिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन क्रमशः नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस के रूप में दिए गए हैं। उन्हें हमेशा ध्यान में रखो, वे अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में बहुत काम आएंगे आप लोगों के लिए। तो चार्ट देख सकते हो, है ना, चार्ट केस चार्ट ऑफ प्रोनाउन है, तो इसको अच्छे से अध्ययन कर लो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।